हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरिहंत एंड अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एटम। तो एटम स्टूडेंट आपका वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। राइट डाउन। सिलेबस हमारा है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, कैसे उनके चार्जेस होंगे, क्या उनके मासेस होंगे। रिलेटिव चार्ज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार्ज और रिलेटिव चार्ज किसी से कंपैरिजन करना दोनों अलग बातें हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी होंगी। सो ये कंप्लीट हमारा सिलेबस है। और आइसोटोप और आइसोबार में कैसा रिलेशन होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज एटम। परमाणु। नोट डाउन। एटम स्टूडेंट किसी भी एक ऐसा छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड उसको अलग से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते। तो दीज आर द हिस्ट्रीज। उसके बाद काफी थ्योरीज आ चुकी हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, हिस्ट्री पूछी जाती है तो हम अकॉर्डिंग टू दैट ही आंसर देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो जो डेफिनेशन है हमारा, क्योंकि सिलेबस में हमारे हिस्ट्री पोर्शन भी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सो राइट डाउन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम इज द smallest particle. Which one? Which participates in a chemical reaction. Which participates in a chemical reaction. But cannot be isolated. हिंदी में भी लिख लो। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है। परमाणु तत्व का वह स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में जाता है, पार्टिसिपेट करता है। बट कांट बी आइसोलेटेड का मतलब आपका है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अलग से नहीं होता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है परंतु। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। नेक्स्ट है मोलिक्यूल। ये इससे बड़ा पार्टिकल होता है, अणु। साथ साथ आप रिटन नोट्स भी बनाते जाओ। ये भी एक पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है तो वो हम इनको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। तो आप इसमें लिख लो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल है। तो ये भी स्मॉल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि एटम्स को मिला के, परमाणु को मिला के मोलिक्यूल बनता है। तो एटम्स को ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट तो नहीं रहेगा ना, लेकिन स्मॉल अभी भी होगा, क्योंकि एटम तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, उसको नेकेड आई से तो आप देख भी नहीं सकते। So it is that which is combination of two atoms, और वो इंडिविजुअली भी रह सकता है and can be isolated. कि एटम और एटम को मिला के ही मॉलिक्यूल बनता है, बस इसको ध्यान रखो। जब दो को मिला के बन रहा है तो फिर मॉलिक्यूल एटम से तो बड़ा ही होगा ना। and can be isolated, वो अलग से भी रह सकता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक वेट।
स्टूडेंट देखो, जैसे एटम या मॉलिक्यूल, तो ये तो बहुत छोटे हमारे पार्टिकल है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे मार्कर है, अगर एक मार्कर के कोने की बात करूं, कोई भी कॉर्नर की, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पे भी आप बोलोगे कि 10 की पावर 30, 50 इतने सारे पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो एक पार्टिकल से तो हम डील कर नहीं सकते, क्योंकि इतना स्मॉल पार्टिकल है। तो केमिस्ट्री में एक हमारे पास नंबर दिया गया ताकि आप 1 मोल की बात करो। जैसे 1 मोल की आपको डायरेक्ट बात करनी है, 1 मोल आपका होता है एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को ध्यान रखो। जैसे मार्केट में आप सामान लेने जाते हो तो वो मिलता है केजीज में, डजन्स में, लेकिन केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको 1 मोल को ध्यान रखना है। इसकी क्या नीड हुई, क्योंकि एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना बहुत हमारे लिए अर्जेंट हो गया था, क्योंकि एक एक पार्टिकल का मास आप देखोगे तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो मास आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में इतने सारे मासेस याद रखना, हमारे पास 119 नॉन एलिमेंट है, 119, ठीक है। इतने एलिमेंट्स के ऐसे नेगेटिव नंबर में मासेस तो हम नहीं याद कर सकते। तो हुआ क्या कि एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि आप एक एटम की बात नहीं करो, आप इतने पार्टिकल्स की डायरेक्ट बात करो। जैसे कि अगर मैं मास नंबर बोलूं तो हीलियम का मास होता है 4, कार्बन का मास होता है 12, नाइट्रोजन का मास होता है 14, फ्लोरीन के केस में ऐसे। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, तो अगर आपको कोई बोले क्या वो एक एटम का मास है, नहीं, एक एटम का मास तो हम निकाल ही नहीं सकते। हम मैथमेटिकल लिखेंगे, एक एटम का मास तो नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको याद रखना है कि 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल होता है, या इतने एटम्स होता है, या इतने आयंस होता है। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? अब देखते हैं मास के बारे में। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटम का मास आपका एटॉमिक मास होगा, और मॉलिक्यूल के केस में मास आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो देखो जरा एटम का मास कैसे देखते हैं। कुछ मासेस तो आपको ध्यान रखते हैं। तो आपका होमवर्क है 1 to 30 एटॉमिक नंबर, आई होप आपने याद कर लिए हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको मास नंबर भी याद करना है। उससे क्या होगा कि देखो, इससे ज्यादा नोट आएगा ना पेस्ट पेपर में, तो वो नो आपको गिवन होगा। इफ हाईएस्ट आस्क्ड, इफ हायर देन दिस इज आस्क्ड, तो आपके एग्जाम में वो गिवन होगा। इससे ज्यादा नहीं माना जाता कि आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम की, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, तो ये कितने एटम का मास है? 7, एक का नहीं है, एवोगैड्रो एटम का मास है। एवोगैड्रो एटम्स का मास कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का बोलो, ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। तो ये 16 कितने एटम्स का मास होगा? क्या एक एटम का? नहीं, कितने एटम्स का मास होगा, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर माना गया है, जिसको हमें स्टैंडर्ड चूज करना है कि एवोगैड्रो एटम्स का मास होगा यहाँ पे 16। एक एटम का निकाल सकते हैं, लिखो जरा, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एंड एवोगैड्रो नंबर, एज दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 1967 में हमने देखा था, ये रिसर्च कंप्लीट हुई थी कि 1967 में ये स्टैंडर्ड चूज किया गया। कोई भी थ्योरी आती है स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं होता कि जस्ट एक ही बारे में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। इनफाइनाइट टाइम होता है, साइंटिस्ट चेंज होते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं, अलग प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे परफॉर्म करते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड चूज किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में हमें इतना डीप में नहीं जाना, हमें इस नंबर को याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर ही हमारा स्टैंडर्ड है। एक एटम की कभी भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम हमेशा इस नंबर की बात करेंगे। और ये नंबर कब आया था? 1967 में, आप नोट कर लो, इन 1967। एटम से भी छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट लिखो,
पार्टिकल्स देन एटम्स आर आल्सो नोन। जैसे न्यूक्लियस है आपका, कंप्लीट मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस है, ये आपकी शेल्स है, हमने पिछली क्लास में भी ऐसा किया था। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस नंबर में 8, 8, 18 में। तो इलेक्ट्रॉन इससे छोटा पार्टिकल है। और जितना एटॉमिक नंबर होगा स्टूडेंट, जो एटॉमिक नंबर होगा जो आपने याद किया है 1 से 30 तक, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखो, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इतना ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार आपका एसएससी में सीजीएल लेवल पे पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन था जनरल, और इसमें चार्ज पूछा था। लिखो, टेबल बना लो एक। पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं इसको कंप्लीट लिख दूं क्या? दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज योर न्यूट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे लिखा मिलेगा आपको EPN। चार्ज है आपका, ये कॉमन चार्ज है, एग्जैक्ट नहीं है, रिलेटिव चार्ज है। तो रिलेटिव चार्ज पूछा गया था, लेकिन एक ऑप्शन में एग्जैक्ट भी दे रखा था, मतलब एक दूसरे को देख के चार्ज देना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा -1, प्रोटॉन पे चार्ज आएगा +1 और न्यूट्रॉन पे चार्ज आएगा 0। मास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास। देखो माइनस में तो कितना छोटा होगा, इनका सेम होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। दिस इज अगेन द सेम 1.67 -24 ग्राम। इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 kg। आपके पास कितना ग्राम है? 9.1 इंटू 10 की पावर -28। इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटू 10 की पावर -3। तो अगर किलो में लिखना है तो -31 kg हो जाएगा ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1/1000। तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। कितना ग्राम गिवन है, लेकिन केजी में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से करेंगे। बेस सेम है यहाँ पे 10, तो पावर ऐड हो जाएगी, -28 और -3 कितना हो जाएगा? -31 हो जाएगा। साइन माइनस का आएगा लेकिन होंगे वहां पे ऐड। तो दिस इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31। दीज आर मासेस। अब है इनका, लिख लिया आपने मास तक। अब इनको सर्च किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन को मतलब जो नेमिंग दी गई वो थी बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन का नेमिंग दिया गया था स्टूडेंट बाय गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट के नेम ध्यान होने चाहिए आपको। न्यूट्रॉन का आप जानते हो, ये काफी स्टूडेंट को पहले ही पता होता है, दिस इज बाय चैडविक। तो जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक। ये काफी लेट का थ्योरी है न्यूट्रॉन का आना। दिस इज 1932 में थ्योरी आई थी। नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए चार्ज के बारे में या रिलेटिव के बारे में, तो रिलेटिव चार्ज आपका ये वाला होगा -1, +1 और न्यूट्रॉन के लिए हमारा होगा 0। ये पूछा गया था पेपर में। बहुत इजी है, साइंस ही पता लग रहा है। ये नेगेटिव है तो चार्ज कैसा होगा यहाँ पे? -1 ही होगा। पहले मास नंबर निकालना सीखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। हेडिंग लिखो, हाउ टू कैलकुलेट मास नंबर्स। क्योंकि मास नंबर नहीं आएगा जब तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आज आप होमवर्क अच्छे से करके रखना, 1 to 30 तक मास नंबर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ट्राई करेंगे और काफी ज्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वहां से क्वेश्चन आने का।
देखो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे H2SO4 का मास निकालना है या नाइट्रिक एसिड के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो आप हर एटम का मास लो और जोड़ दो। ठीक है, मास आप याद करोगे 1 to 30 आपको टिप पे होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो एक का मास 1 होता है तो 2 का कितना होगा 2 into 1 प्लस सल्फर का मास होता है स्टूडेंट 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना मास होगा, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 8 तो एटॉमिक नंबर होता है, तो 4 into 16, 2 plus 32 plus 64, आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 98। लेकिन ये 98 कितने एटम्स का मास है, एवोगैड्रो एटम्स का। कितने एटम्स का, एवोगैड्रो एटम का, एक एटम का नहीं है कि एक लिखा हुआ है तो यहाँ पे नहीं, दिस इज 98 ग्राम इज मास ऑफ एवोगैड्रो एटम। इतने एटम्स का मास है, तो यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। ये किसका मास है, एक मोल का, क्योंकि एक मोल का तो मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो यूनिट क्या है कि ग्राम पर मोल, कि इतने ग्राम मास है लेकिन कितने एटम्स का, एक मोल का एवोगैड्रो नंबर का। नाइट्रिक एसिड के लिए कैलकुलेट करते हैं, मास क्या होगा हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस 3 into 4 ऑक्सीजन आपका होगा 16, 1 प्लस 14 प्लस आपका 48, 15 प्लस 48, ग्राम यूनिट क्या आएगी पर मोल। पर मोल मतलब ध्यान रहे आपको भूलना नहीं है कि कितने एटम्स का मास है, ये एवोगैड्रो एटम्स का मास है। क्लियर है, कुछ मासेस जरा कैलकुलेट करके दिखाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कैलकुलेट करो। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, HCl सबके मासेस। जिंक सल्फाइड सब 30 तक एटॉमिक नंबर की रेंज में है, तो सबके मास भी आपको आने चाहिए। देखो कार्बन का मास कितना होगा 12, कितने ऑक्सीजन है 2, एक का मास कितना होता है 16, तो 12 प्लस 32 आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। कितने एटम्स का, एक मोल का, और मोल में कितने एटम्स है एवोगैड्रो। यस, इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का मास होगा 32 प्लस 2 into 16। यस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बस उसी के बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। तो 32 प्लस 2 into 16, 32 हमारे पास आएगा 64 ग्राम पर मोल। सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करो, फॉर 1 एटम 32 प्लस 3 into हमारे पास आ जाएगा 16, 32 प्लस 48 हमारे पास आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। 32 प्लस 16 3 जा 48, तो ऐड कर दो इनको 80 आएगा। HCN के लिए अब 3 एटम्स है, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, तो दिस इज 13 प्लस 14 हमारे पास आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। इन केस ऑफ HCl फॉर हाइड्रोजन इट इज 1 एंड फॉर क्लोरीन दिस इज 35.5, दिस विल बी 36.5। फॉर जिंक सल्फाइड, जिंक का मास होता है स्टूडेंट 65.4, सल्फर का 32, ऐड कर दो इनको 97.4, ऐसे होगा ना 97.4, यूनिट आएगी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। यूनिट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन भी ऐसे अच्छे से क्लियर होंगे, नोट कर लो। हमने सीखा एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, और कितने एटम्स का और हमारे मोल्स का क्या रिलेशन है, जस्ट सिंपल बात आज हमने सीखी। फिर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की, कब डिस्कवरी हुई थी, कितना चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा,
एंड देन वी कैलकुलेट सम ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो आप भी इसका प्रैक्टिस करना घर पे एज अ होमवर्क, और सब मॉलिक्यूलर मासेस को टिप्स पे करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा हायर लेवल की हम क्वेश्चंस करेंगे जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।